हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 13 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक अवार्ड से और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। हम सभी को पता है जो नर्सेज होती हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे वर्कर्स काम करते हैं, उनको उनकी जो सर्विसेज है उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए हर साल ये अवार्ड दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। सो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स रिसेंटली प्रेजेंट किए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन में सेरेमनी हुई थी। इन अवार्ड की शुरुआत 1973 में हुई थी, 1973 में, जब केशवानंद भारती केस होता है उसी समय आप देखेंगे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। दिस प्रेस्टिजियस इवेंट रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की फील्ड में जो अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें अवार्ड दिया जाता है इन 3 डिफरेंट कैटेगरी। 3 अलग अलग क्षेत्रों में 3 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है और टोटल इस साल 15 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 15। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 कितनी नर्सेस को दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा 15 नर्सेस को दिया गया है, जिसमें 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीस कैश प्राइज मनी विद सर्टिफिकेशन दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर है? अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो आप यहां पर देखेंगे 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है। ANM मतलब ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, रिकॉग्नाइजिंग ग्रास रूट लेवल हेल्थ केयर वर्कर। टोटल 5 अवार्ड दिए गए हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ कैटेगरी में। नेक्स्ट है LHV लेडी हेल्थ विजिटर कैटेगरी में 1 अवार्ड दिया गया है। और नर्स एक्नॉलेजिंग रजिस्टर्ड नर्स अक्रॉस द वेरियस स्पेशलाइजेशन, टोटल 9 अवार्ड है। तो आप देखेंगे ANM कैटेगरी में 5 अवार्ड, LHB कैटेगरी में 1 अवार्ड है और नर्स कैटेगरी में 9 अवार्ड है। तो टोटल 15 अवार्ड्स इस साल 2024 में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो लिस्ट है ये आपको याद नहीं करनी, लेकिन हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि मैंने अभी एनालिसिस किया था कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट यहाँ पर व्यूअर हैं वो आपके उड़ीसा स्टेट से हैं, तो उड़ीसा स्टेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको अपने स्टेट की जो नर्स है उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है। संजुक्ता सेठी उड़ीसा स्टेट से हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आप अपने अपने स्टेट को देख लीजिए अगर आप किसी स्टेट एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, अदरवाइज आपको ये कैटेगरी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी बहुत ज्यादा मन है कि हम तो नाम याद करेंगे, तो आप ये LHV कैटेगरी याद कर लो, जिसमें 1 ही अवार्ड दिया गया है और मणिपुर से बिलोंग करती हैं अमुसना देवी। डन। तो ये अवार्ड्स यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। चलिए फर्दर डिस्कशन करने से पहले आज ना खास है। क्या खास है? आज आपको 20 MCQ देखने को मिलने वाले। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे और हम यहाँ पे पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। और आज वीडियो में आपसे मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ये प्रीलिम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, UPSC का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। मैच द फॉलोइंग। यहां पर 4 अवार्ड्स हैं, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, पद्म विभूषण और व्यास सम्मान। किन किन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, बस आपको मैच करना है और आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ये आज का पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और मिलने वाले हैं। डन। आंसर कर लोगे इसका? पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। इसकी PDF भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पूजा जैन CA 247 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अदरवाइज एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड करके रखा है तो एप्लीकेशन से भी आपको PDF मिल जाएंगी। नहीं डाउनलोड किया है तो पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको ये अगस्त मंथ की मंथली मैगजीन मिल जाएगी, प्लस 200+ MCQ भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको SSC पॉलिटी के भी 30 टेस्ट मिलेंगे टॉपिक वाइज और डिटेल सॉल्यूशन के साथ, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक मैंने 3 टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, कंप्लीट मतलब जो लॉन्च हो गई है पूरे पेपर के साथ। वो इकोनॉमी है, पॉलिटी है एंड ज्योग्राफी है। ठीक है। बहुत जल्दी स्टैटिक भी आपको मिल जाएगा। चलिए अगली न्यूज पर डिस्कशन करेंगे। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू inaugurates 6 initiative as a part of 100-day achievement of parliamentary affair ministry। अब इनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है, 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 100 दिनों से वो इस पोर्टफोलियो पे हैं। तो इन्होंने 6 नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ठीक है। किसने? श्री किरण रिजिजू जी ने। अब वो 6 इनिशिएटिव कौन कौन से, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन 2.0 मतलब नया वेरिएंट है, नया वर्जन है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है। ठीक है।
इसका एप्लीकेशन मतलब मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। NYPS पोर्टल, आपका जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री सेशन होता है उसको लॉन्च किया गया, उसका पोर्टल लॉन्च किया गया है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आपको देखने को मिल जाएंगे। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंसल्टेटिव कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये 6 इनिशिएटिव्स को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे, हम 6 इनिशिएटिव को नहीं डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका यहाँ पर ये जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है जिसका नाम है नेवा 2.0, ये क्या है? तो एक यूजर फ्रेंडली आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो सभी राज्यों की जो स्टेट असेंबलीज हैं, मतलब आपकी जो विधानसभा है, विधानसभा में क्या काम चल रहा है तो रियल टाइम आप अपने विधानसभा को देख सकते हो। ठीक है, क्या काम चल रहा है, कौन से बिल पास हो रहे हैं, तो आपकी जो लेजिस्लेशन की प्रोसेस है आप उसको यहां पर देख सकते हो। यूजर फ्रेंडली है और इसका एक और पर्पस ये है कि पेपरलेस लेजिस्लेटिव तैयार करना, मतलब पेपरलेस आपकी वर्किंग को प्रमोट करना। नेक्स्ट है कंसल्टेटिव कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या किया जाएगा, आपकी जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, कमिटीज के जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी पेपर है, ठीक है, और जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है वो रियल टाइम बेसिस पे अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, जिससे पता चल सके कि क्या वर्क हो रहा है बाय द कमिटी। और यहाँ पे जो भी वर्क की इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे प्रोवाइड की जाएगी और हमारा पर्पस यहाँ भी पेपरलेस वर्क करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे 28th रिपोर्ट ऑन द कमिटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, लोकसभा में जब 28th रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तो उसके बाद मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल डिजाइन किया है जिसका नाम है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर मैनेजमेंट सिस्टम। अभी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सिंगल विंडो है जिसमें अलग अलग कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर है, बिजनेस लीडर है, वो सब कुछ आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमें प्रमोट करना है। तो इस तरीके से 6 इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पेयर प्रोग्राम। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में हायर इंस्टीट्यूट में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, आप लोग भी डेफिनेटली किसी न किसी कॉलेज में कभी ना कभी इनरोल किए होंगे और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट आज भी कॉलेज में हैं। अगर आप किसी टेक कॉलेज में हैं तो क्या आपके कॉलेज में प्रॉपर लैब है फॉर रिसर्च वर्क? आंसर है नो, क्योंकि हमारे इंडिया में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, केवल 1% कॉलेजेस में ही अच्छी क्वालिटी की रिसर्च लैब है। तो अगर हम हाई इंस्टीट्यूट में, हायर क्लासेस में रिसर्च को प्रमोट करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है रिसर्च लैब फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। इसलिए इस पेयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर। पेयर का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। ठीक है, पेयर का फुल फॉर्म या एब्रीवेशन याद रखना है। इसका पर्पस क्या है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हमें रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, रिसर्च लैब यहां पे प्रोवाइड करनी है, ये इसका पर्पस है। इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है India's research potential, less than 1% of the national 40,000 higher education institute are currently engaged in the research activity only। अब यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई तो फाउंडेशन होगा, कोई ना कोई एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ANRF। ANRF का मतलब होता है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल लिंक टॉप टियर रिसर्च इंस्टीट्यूट विद दोज वेयर रिसर्च कैपेसिटीज इज लिमिटेड। तो जहां पे रिसर्च कैपेबिलिटीज नहीं है, लिमिटेड है, उनके साथ कोलैबोरेशन कौन करेगा? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगा और रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। अब यहाँ पे बात हो गई है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। तो इसको फॉर्म किया गया था अंडर द ANRF एक्ट 2023। इसका पर्पस क्या है? हमारे देश में रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को बिल्ड करना एंड प्रमोट करना। इसके लिए जो फंडिंग है वो 50,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग है। आप देखेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 2023 टू 2028, 2023 से लेकर 2028 तक आपको 50,000 करोड़ रुपए की फंडिंग यहां पर देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे PIB का कुछ डेटा पब्लिश हुआ है, वो हमें पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहली बात, हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हमारे टोटल GDP का केवल 0.64% ही हमारी R&D में इन्वेस्ट होता है, जो कि अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है। चाइना अपनी GDP का 2.4%, जर्मनी 3.1%, साउथ कोरिया 4.8%, इनफैक्ट USA भी 3.5% अपनी GDP का कंट्रीब्यूट करते हैं इन द R&D, बट हम केवल अपनी GDP का 0.64% ही R&D में खर्चा करते हैं। तो हमें इस खर्चे को बढ़ाने की जरूरत है, पहली चीज।
नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 40,000 पीएचडी एनुअली, रैंकिंग थर्ड ग्लोबली। तो हम यहाँ पे 40,000 कैंडिडेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हर साल पीएचडी कर रहे हैं, और हम वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे हैं। और आपको तो पता है हमारे देश में, ऐसा मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो स्पेशली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां पे पीएचडी हो रही होती है, तो थीसिस वगैरह कैसे वर्क करती हैं आप सभी को पता ही होगा। सो ऑब्वियसली बात है, रिसर्च की कमी है, रिसर्च वर्क की कमी है। In 2022, India ranked third in the research publication with over 3 lakh outputs। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, पीआईबी का डेटा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन करने से पहले वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके जी। सो इंडिया टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया यहाँ पे नवंबर के मंथ में 25 ऑफ नवंबर से 30 ऑफ नवंबर के बीच में पहली बार ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाला है, और ये इंडिया के लिए एक प्राउड मूवमेंट है। क्यों है? क्योंकि 130 इयर्स की हिस्ट्री में, मतलब जब से इंटरनेशनल कोऑपरेटिव का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जब से फॉर्मेशन हुआ, 130 साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था, पहली बार इंडिया इस मीटिंग को होस्ट करने जा रहा है दिल्ली में। इसलिए हमारे लिए ये प्राउड मूवमेंट है। कॉन्फ्रेंस विल फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये आपको यहाँ पे इसके फोकस एरिया डिस्कशन के देखने को मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2024, पहली बार इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करेगा 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच में, भारत मंडपम नई दिल्ली में, आप यहां देख सकते हैं। और इफको भी इसका पार्टनर है जिसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगा। नाउ बात करते हैं अबाउट द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ये एक नॉन गवर्नमेंटल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 1895 में हुआ था। इसका पर्पस क्या है? पूरे वर्ल्ड में सहकारी संस्थाओं को प्रमोट करना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको प्रमोट करना इसका पर्पस है। इसके अगर टोटल मेंबर देखेंगे तो 107 कंट्रीज इसके मेंबर है, और 315 कोऑपरेटिव फेडरेशंस भी आपको इसके मेंबर देखने को मिलेंगे। मतलब इन सभी कंट्रीज के जो डेलीगेशंस हैं वो यहाँ पे नवंबर की मंथ में इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इंडिया पहली बार इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ शॉर्ट न्यूज हम यहाँ पे देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे 20 MCQs। ओके, तो CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है फॉर द मर्जर ऑफ टाटा मोटर फाइनेंस इनटू द टाटा कैपिटल। तो टाटा मोटर फाइनेंस और टाटा कैपिटल के मर्जर को अप्रूवल दे दिया गया है बाय द CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि IMF ने भारत की GDP को फोरकास्ट किया और अपग्रेड किया है बाय द 20 बेसिस पॉइंट। पहले IMF ने कहा था कि FY 24-25 मतलब आपका जो अभी रनिंग फाइनेंशियल ईयर है, इसमें भारत की जो ग्रोथ है, GDP ग्रोथ, वो 6.8% रहेगी। फिलहाल 20 बेसिस पॉइंट से इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया है? 7%। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया की जो GDP ग्रोथ रहेगी करेंट आपके फाइनेंशियल ईयर में या FY 24-25 में, वो 7% रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट ईयर MPPSC के पेपर में अगर मैं बताऊं तो IMF की रेटिंग पूछी गई थी। इतनी सारी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन आपकी GDP को फोरकास्ट करती है, लेकिन केवल IMF की रेटिंग ही पूछी गई थी अगर आप लास्ट ईयर का PSC का पेपर उठाकर देखते हैं। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट है, यूरोपियन यूनियन लॉन्च कॉल फॉर सेटिंग अप AI फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है? लोगों को, इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहा है, कोई नए इनोवेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको इनवाइट कर रहा है कि आप AI फैक्ट्रीज को सेटअप करो, जहां पे जो नए इनोवेटर्स हैं जो AI की फील्ड में काम करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और आपको सेटअप करने के लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है। सो यूरोपियन यूनियन हैज लॉन्च अ कॉल फॉर सेटिंग अप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैक्ट्रीज टू बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ AI टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब AI फैक्ट्रीज को क्रिएट करने के लिए, इसका एक नेटवर्क तैयार करने के लिए, यहाँ पे जो यूरोपियन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर्स हैं, इनका एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा, और ये AI फैक्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड विल बी अवेलेबल टू रेंज ऑफ यूरोपियन यूजर्स सच एज स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज एंड रिसर्चर्स। ये जो AI फैक्ट्रीज होंगी विल हेल्प AI डेवलपर ट्रेन देयर लार्ज जनरेटिव AI मॉडल बाय यूजिंग द आपका जो यूरोपियन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग नेटवर्क है उसको यूज करके आप यहाँ पे डेटा को कंप्यूट करोगे, स्टोर करोगे, सर्विसेज को ट्रेन करोगे। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी AI डेवलपर्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो विंडो है
वो यहाँ पे देखो, द कॉल विल बी ओपन अंटिल द December 31st 2025 विद द फर्स्ट डेडलाइन ऑन November 4 2024। तो यहाँ पे जो लोग भी फैक्ट्रीज ओपन करना चाहते हैं उनके रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल ओपन किया है, जिसकी डेडलाइन November 4 2024 है। फिर कुछ 3 महीने के बाद वापस से विंडो ओपन की जाएगी। जब तक विंडो ओपन की जाएगी, कब तक? तो पहला कंडीशन तो ये है कि 31 दिसंबर 2025 तक, या फिर जब तक यहाँ पे जो कॉर्पस इन्होंने डिसाइड किया है, जो फंड अवेलेबल है, तब तक इस विंडो को ओपन किया जाएगा। डन इतनी चीजें। चलिए अब देखते हैं आपको कितने करंट अफेयर्स याद हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच इवेंट डिड मरियप्पा थंगावेलु विन अ ब्रोंज मेडल एट द पेरिस पैराओलंपिक गेम? इन्होंने पेरिस पैराओलंपिक गेम में ब्रोंज मेडल जीता है। ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा? हाई जंप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। What is the name of India's first fashion forecasting initiative launched by the Union Minister श्री गिरिराज सिंह? तो पहला फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव क्या लॉन्च किया गया है? तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, विजन नेक्स्ट। ठीक है, विजन नेक्स्ट, ऑप्शन सी। वेयर वॉज 20th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग हेल्ड? तो कहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड भी पार्टिसिपेट किया था? यहाँ पे कहां पर एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी की मीटिंग हुई है? 20th एडिशन। आंसर हो जाएगा आपका साउथ कोरिया में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हु हैज बीन नॉमिनेट टू द वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड? किसे नॉमिनेट किया गया है? आंसर है सुरेश प्रभु। ऑप्शन ए। Which state did fintech startup PaySharp with secure RBI authorization originate? यहां पे पूछा जा रहा है कि एक फिनटेक स्टार्टअप है जिसका नाम है PaySharp, ये किस स्टेट का है जिसको आरबीआई ने अप्रूवल दिया है टू वर्क एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, कि आप पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकते हो। इसके लिए आरबीआई का अप्रूवल तो लगता है, तो PaySharp को ये एग्रीगेटर के जैसे ऑपरेट करने के लिए आरबीआई ने अप्रूवल दिया है, और ये तमिलनाडु का आपको फिनटेक स्टार्टअप देखने को मिलेगा। तो चेन्नई बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप PaySharp हैज रिसीव फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ओके, नेक्स्ट है, वो पहले प्लेयर कौन बन गए हैं जिन्होंने अपने करियर में 900 गोल्स किए हैं इन 2024? याद कीजिए, हमने इनके बारे में बात की थी। आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और ये पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? हमने डिस्कशन किया था कि अग्नि 4 की रिसेंटली टेस्टिंग हुई है, डीआरडीओ ने टेस्टिंग की है। कहां से? चांदीपुर रेंज से। ठीक है, और ये आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज आपको 4000 किलोमीटर की देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए। इन विच ईयर वॉज इंटरनेशनल बल्चर अवेयरनेस डे फर्स्ट ऑब्जर्व? याद कीजिए, मैंने कुछ दिन पहले आपको डिस्कस किया था कि अभी हमारे देश में बल्चर काउंट चल रहा है। हमारे देश में जो 9 स्पीसीज है बल्चर की, उनकी काउंटिंग की जा रही है। करेक्ट है। पहली बार इंटरनेशनल बल्चर अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया? तो आंसर हो जाएगा 2009 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर, जो पहला सैटरडे होता है सितंबर का, उस दिन हम इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन की शुरुआत साउथ अफ्रीका और यूके ने की थी। ठीक है, कब से? 2009 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा अभी तो बल्चर काउंट चल रहा है। अगर हम लास्ट जो काउंटिंग हुई थी, अगर हम काउंटिंग के बारे में बात करें, तो हमारे देश में 50 एशियन किंग बल्चर आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हम रेड हेडेड बल्चर भी कहते हैं। और अगर इनका साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एशियन किंग बल्चर का यूपी में सेटअप किया गया है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। तो अगर इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, सार्कोजिप्स कैल्बस। सार्कोजिप्स कैल्बस इसका साइंटिफिक नेम आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ना आपका साइंस का क्वेश्चन बन जाता है, साइंस के साथ साथ ये आपके एनवायरनमेंट से भी एसोसिएटेड हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है। Which state will host the Semicon India 2024? कल हम लोग ने सेमिकॉन इंडिया के बारे में बात की थी, याद कीजिए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कौन होस्ट कर रहा है? यूपी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन द ग्लोबल 5G स्मार्टफोन मार्केट? तो 5G स्मार्टफोन मार्केट में इंडिया किस पोजीशन पे है? सो इंडिया यहाँ पे आपको सेकेंड पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। चाइना के बाद इंडिया की ही पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी।
द फर्स्ट स्पोर्ट इवेंट टू ऑफर इक्वल प्राइज मनी टू मैन एंड वीमेन। वो पहला कौन सा स्पोर्ट है जो कि दोनों मेल और फीमेल के लिए, दोनों स्पोर्ट पर्सन के लिए इक्वल प्राइज मनी ऑफर कर रहा है? आंसर हो जाएगा यूएस ओपन। रिसेंटली यूएस ओपन कंक्लूड हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन बी। नेम ऑफ द सुपर टाइफोन दैट हिट साउथ ईस्ट एशिया। याद कीजिए कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था कि बहुत ही मतलब 10 सालों में सबसे भयंकर आपको टाइफून देखने को मिल रहा है, जिसने वियतनाम में हिट किया, फिलीपींस को हिट किया और लैंडफॉल कहां पर किया? चाइना में किया। उस टाइफून का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा यागी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज इनॉग्रेटेड अ न्यू कैंपस इन आबू धाबी। तो यहां पे आबू धाबी में बताइए किस आईआईटी का नया कैंपस बनाया गया है रिसेंटली? आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और कैंडी श्रीलंका में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस सेटअप किया जा रहा है, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपनी पार्टनर विद गोवा टू इंप्रूव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए किस कंपनी ने गोवा की गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है? सो आंसर हो जाएगा बिस्लरी। और बिस्लरी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विच स्टेट इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। 2 दिन पहले हमने इसको डिस्कस किया था कि देश की पहली सिलिकॉन कार्बाइड फैक्ट्री कहां पर सेटअप की जा रही है? भुवनेश्वर में, मतलब उड़ीसा में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट एज अ बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन कौन करता है? हम करते हैं, इंडिया करता है। तो ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया। आप देख सकते हैं कि इंडिया टॉप नंबर पे आता है, इंडिया के बाद नाइजीरिया एंड देन इंडोनेशिया आपको देखने को मिलेगा। इंडिया एवरी ईयर 9.3 मिलियन मैट्रिक टन आपके प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। डन इतनी चीजें। चलो अगर सिटी वाइज देखा जाए तो 1 सेकेंड, हाँ अगर सिटी वाइज देखा जाए तो सिटी वाइज आपको लागोस नाइजीरिया फर्स्ट नंबर पे मिलेगा, फिर न्यू दिल्ली इंडिया में सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सिटी वाइज है ये। अदरवाइज कंट्री वाइज तो आपको पता इंडिया है, इंडिया के बाद नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 20% वर्ल्ड का 20% प्लास्टिक पोल्यूशन हम करते हैं, ओके। Which state is planning to build India's first solar powered expressway by the 2026? 2026 तक इंडिया का पहला सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला एक्सप्रेसवे रेडी किया जाएगा। कहां पर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं यहां पर यूपी टू गेट इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर ई वे बाय द 2026। ये जो मेगा प्रोजेक्ट है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अलोंग ही तैयार किया जाएगा और लगभग 296 किलोमीटर का आपको ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा, जो कि पहला सोलर पावर एक्सप्रेसवे तैयार होगा, जिसमें सोलर प्लांट्स या सोलर जो पैनल्स है वो इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है। इन विच सिटी वॉज वर्ल्ड फर्स्ट फास्ट चार्जिंग ई बस वीरा महासम्राट लॉन्च। तो वीरा महासम्राट बसेस को, जो कि आपकी वर्ल्ड की फास्ट आपकी चार्जिंग ई बसेस हैं, जो 15 मिनट में रैपिड चार्ज कर लेती हैं खुद को, कहां पर लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। द वर्ल्ड फर्स्ट फास्ट चार्जिंग ई बस इज नेम्ड वीरा महासम्राट। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिससे ये 15 मिनट पे खुद को रैपिड चार्ज करने में कैपेबल है और इनको ऑपरेट किया जाएगा बेंगलुरु हैदराबाद रूट पर, ओके जी। नेक्स्ट, विच रिसर्च सेंटर हैज पब्लिश्ड द फर्स्ट फुली मैप्ड जीनोम ऑफ द चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस, जिसको हम सिंपली चांदीपुर वायरस कहते हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र और गुजरात में इसका आउटब्रेक देखने को मिला था चांदीपुर वायरस का, ठीक है। तो यहां पर इसकी जो जीनोम मैपिंग है वो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई है फॉर द फर्स्ट टाइम? सो आंसर हो जाएगा चांदीपुर वायरस की पहली बार जीनोम मैपिंग किसने की है? गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इन गांधीनगर गुजरात पब्लिश द फर्स्ट फुली मैप्ड जीनोम ऑफ द चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस CHPV। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना चाहिए कि आखिरकार ये जीनोम मैपिंग होती क्या है, ठीक है। तो जीनोम मैपिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं द लोकेशन ऑफ जीन। मतलब कोई भी वायरस है
वो किस तरीके से म्यूटेट हो रहा है, वेदर के अकॉर्डिंगली उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं और किस तरीके से ये ट्रांसमिट हो रहा है, इसकी प्रॉपर मैपिंग करनी, उसके जीन्स को जानना, यही आपकी जीनोम मैपिंग कहलाती है। ठीक है, ये चांदीपुर वायरस का आपने जो आउटब्रेक देखा था वो गुजरात एंड महाराष्ट्र में देखा था एंड पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1965 में। कहां पर? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे मिकानिया माइक्रांथा। ये है मिकानिया माइक्रांथा, रिसेंटली न्यूज में है, पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो ये आपकी खरपतवार है, जो वेस्ट होता है, जो फसलों को खराब कर देता है, दूसरे पेड़ों पे क्लाइम करता है, उनसे न्यूट्रिशन को सक करता है, मतलब एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसान पहुंचाता है। तो ये इनवेसिव वीड आपको देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहां पर ये रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। कहां पर? भद्र टाइगर रिजर्व में, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। तो ये भद्रा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में सिचुएटेड है? ये आपका आज का सेकेंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था, ये सेकंड क्वेश्चन है कि भद्रा टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है, किस स्टेट में है, आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड थर्ड क्वेश्चन अगेन आपकी स्क्रीन पे है कि 101 नंबर का मेंबर कौन बन गया है जिसने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या फिर क्रोएशिया। तो ये 3 क्वेश्चन आज मैंने पूछे, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी मैं फिर से रिपीट करती हूं कि मैं लीव पर हूं 2 डेज, सो ऑब्वियसली बात है वीकली करंट अफेयर्स नहीं आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा हम्पी जा रही हूं घूमने के लिए। उसके बाद हम अपने करंट अफेयर्स को मंडे से रिज्यूम करेंगे। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।